नमस्कार मित्रों, आज गहमा गहमी के बीच आपकी उपस्थिति और आपके बीच हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के मुखर आवाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सचिव आदरणीय आलोक शर्मा जी आपसे बात करेंगे। मंच पे लगातार बिहार में रह के बिहारी रंग ढंग में जमे यहाँ के मीडिया विभाग के कोऑर्डिनेटर आदरणीय अभय दुबे जी हैं। हम लोगों के साथी प्रवक्ता आदरणीय आनंद माधव जी हैं। हम लोगों के साथी पार्टी के प्रवक्ता ज्ञान रंजन जी हैं। हम सीधा अनुरोध करेंगे आदरणीय आलोक शर्मा जी से, जो आपसे सीधा संवाद करें। मैं दोनों में कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई। यहाँ पर मेरे एआईसीसी के इंचार्ज मीडिया अभय दुबे साहब, आनंद माधव जी हमारे पुराने साथी, ज्ञान जी, सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि मुझे आज यहाँ आप लोगों से रूबरू होने के लिए मौका दिया। मीडिया के सभी साथियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इतने व्यस्त शेड्यूल में आज यहाँ पर आए हैं। और सबसे पहले मैं इस त्याग और तपस्या और चिंतन और मनन की भूमि बिहार, जो हमेशा से कई धर्मों की उत्पत्ति का मूल स्थान रही और जिसने हमेशा से स्वतंत्रता आंदोलन के पहले से लेकर अभी तक हिंदुस्तान को एक दशा और दिशा दी, मैं इस भूमि के कण कण को नमन करता हूं। तो तमाम जो यहाँ के आज तक के स्वतंत्रता सेनानी और शहीद हुए हैं, सभी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं नमन करता हूं। साथियों, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि बिहार का चुनाव दहलीज पर खड़ा है और इलेक्शन कमीशन की भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कुछ समय में होने वाली है और हम उम्मीद करते हैं कि शायद इलेक्शन कमीशन आज डेट्स की अनाउंसमेंट करेगा। बिहार के तमाम मुद्दों को लेकर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राठौड़ जी और अभय दुबे जी, तमाम लीडर्स ने एक सीरीज शुरू की कि 20 साल और 20 सवाल, क्योंकि 20 साल से लगभग यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी और जदयू का लंबे समय तक शासन रहा कि किस तरह से, चाहे वो यहाँ की सामाजिक स्थिति हो, चाहे वो यहाँ की आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र रहा हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र रहा हो, पूरी तरह से इन्होंने बिहार का बंटाधार किया है। एक कहावत है कि यथा राजा तथा प्रजा। तो जिस तरह के शिक्षाविद केंद्र में बैठे हैं, जिनकी डिग्रियों का नहीं पता इंटायर पॉलिटिकल साइंस से लेकर और कौन कौन सी डिग्रियां लेकर बैठे हैं, ये नालंदा और जिस तरह से मूल स्थान शिक्षा का पुराने समय से रहा बिहार, पाटलिपुत्र, और हमेशा से यहाँ से एक शिक्षा का उद्बोधन रहा, आज किस हालात में पहुंच गए हैं, एक विषय हम ये लेंगे। और दूसरा, बिहार का युवा किस तरह से पलायन कर रहा है, किस तरह से तमाम समस्याएं हैं, इन दो विषयों पर हम आपसे बात करेंगे। उसके बाद आपके सवालों को हम सादर आमंत्रित करेंगे। साथियों, सबसे पहले तो जो भारतीय जनता पार्टी है उसने देश के शिक्षा मंत्री एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को बिहार के चुनाव के लिए यहां पर इंचार्ज लगाया है। कांग्रेस पार्टी तीखे सवालों के साथ उनका स्वागत करना चाहती है। हम सीधा सीधा पूछना चाहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी, नई शिक्षा नीति से लेकर हर चीज में आपने जिस तरह से अपने मंत्रालय का बंटाधार किया है, आपको किस आधार पर बिहार का चुनाव प्रभारी बनाया है?
साथियों, आप लोगों को मालूम होगा पिछले साल यूजीसी नीट की परीक्षा इन्हीं मंत्री महोदय के अधीन एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसने ली थी, और आरएसएस के तमाम लोग उस एजेंसी के अंदर बैठाए थे। उन्होंने ही मिलकर जिस तरह से छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से होते हुए एनटीए में पहुंचे वो लोग, और उन्होंने यूजीसी के पेपर के साथ जिस तरह से गबन किया, जिस तरह से नीट के पेपर के साथ गबन किया, वो किसी भी आपके मीडिया के साथियों से छुपा हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मैं ही पेटिशनर था। नीट एग्जाम के लिए किस तरह के कौन कौन से तथ्य सामने आए, हम भी चौंक गए थे। धर्मेंद्र प्रधान जी की कॉल डिटेल्स लेकर लोग घूम रहे थे सड़कों पर कि किन किन से उनकी बातचीत हुई। और धर्मेंद्र प्रधान जी, आप बताइए कि लाखों बच्चों का भविष्य नीट के माध्यम से आपने खराब किया था। आज क्या बिहार में आप वही शिक्षा देने यहां के युवाओं के लिए आए हैं? आप बिहार तो वैसे ही तमाम पेपर्स के घोटाले, पेपर लीक, उसके लिए पूरी तरह से बदनाम हो चुका है। जो बिहार हमेशा से आईएएस आईपीएस देता था, हर क्षेत्र में पूरे विश्व में शिक्षाविद बिहार से जाते थे। आज जदयू और भाजपा की सरकार ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को किस हालात में पहुंचा दिया है। तो हमारा सीधा पहला सवाल है कि धर्मेंद्र प्रधान जी, नीट का जो एग्जाम हुआ था उसमें तमाम लोग यहां पर पकड़े गए थे, वो लोग कौन थे? नीट के पेपर में जो 3 दिन तक एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने का विंडो खोला था, वो किन के स्कूलों में ज्यादा बच्चे गए? 30 से 40 हजार बच्चों ने अपना एग्जाम सेंटर चेंज किया था। आप मूक दर्शक बनकर देखते रहे, और उन्हीं सेंटर्स पर ज्यादातर, चाहे वो फरीदाबाद का मैटर हो, चाहे बहादुरगढ़ का हो, चाहे पटना का हो, वो स्कूलों के मालिक भी ज्यादातर भाजपा से जुड़े हुए थे, और उन्हीं में वो पेपर आउट हुआ था। तो आप बताएं कि नीट की परीक्षा रद्द क्यों नहीं करवाई आपने, जब पटना का एक इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग का अधिकारी बहुत अच्छी जांच कर रहा था, तो आपने उस अधिकारी से वो जांच कमजोर करने के लिए क्या आपने कहा था या नीतीश जी ने कहा था? हालत यह है कि देश के प्रधानमंत्री स्वयं, उनके ऊपर फर्जी डिग्री के आरोप लग रहे हैं, और आज से नहीं, पहले दिन से लग रहे हैं। किसी ने अपने साथ कक्षा में बैठे नहीं देखा उनको, किसी ने कभी किसी यूनिवर्सिटी में जाते नहीं देखा, कौन से फॉन्ट से उनकी डिग्रियां बनी। एंटायर पॉलिटिकल साइंस जो गुजरात में उस समय पर नहीं होता था, उसी तरह की डिग्रियां आपके पास हैं। न्यायालय भी देश के प्रधानमंत्री के एफिडेविट में जो चीजें लिखी हैं उसके ऊपर किस तरह से आंखें मूंद लेता है, ये भी एक आश्चर्यचकित करने वाली बात है। उसी तरह के आपके यहां पर अनुयायी हैं, जस राजा तस प्रजा, और हालत यह है आज अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी और टके शेर खाजा। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुहान अल्लाह। एक वो मुरैठा वाले मंत्री घूम रहे हैं यहां पर, उनसे कोई भी सवाल पूछो वो सीधा एक ही बात कहते हैं कि अफिडेविट में लिख दिया है ना हमने, सब कुछ अफिडेविट में लिख दिया है। अरे भाई, एफिडेविट में तो आपने लिख दिया है महाराज, एफिडेविट बोलना नहीं आ रहा है आपको। आप डीलिट की डिग्री लेकर घूम रहे हैं। कभी आप उम्र में छोटे हो जाते हैं, कभी बड़े हो जाते हैं, कभी आप जेल चले जाते हैं, कभी जेल से बाहर आ जाते हैं। तो हमारा मूल सवाल है कि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इतने खुलासे उनके ऊपर हुए, उनकी शिक्षा, उनकी तमाम चीजों को लेकर, और मीडिया के साथियों ही नहीं किए। अभी एक न्यूज चैनल ने भी बार बार उनसे पूछा, महिला एंकर ने, इलेक्शन कमीशन कौन सी गुफा में सो रहा है? उनको अगले चुनाव के लिए अयोग्य क्यों नहीं कर रहा है? उनका वर्तमान का जो अभी कार्यकाल चल रहा है उसको तुरंत इलेक्शन कमीशन उसको संज्ञान में लेकर अभी तक एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? उनके खिलाफ कंप्लेंट के बाद कंप्लेंट और मीडिया के माध्यम से तमाम चीजें हो रही हैं, इलेक्शन कमीशन कोई भी एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? सरकार तो उनकी है, पुलिस उनकी है, वो तो कुछ नहीं कर पाएंगे।
लेकिन इलेक्शन कमीशन जिसके ऊपर अभी बार बार वोट चोरी के और भाजपा के पिट्ठू बनने के आरोप लग रहे हैं। ज्ञानेश कुमार जी, आप नई नई टाइयां खरीद के यहां पटना में लोगों को गुमराह करने के लिए आ रहे हैं, नए सूट वूट होके पहन के आ रहे हैं आप सम्राट चौधरी पर एक्शन कब लेंगे? मुरैठा वाले मंत्री पर उनका ये नहीं पता वो 7वीं फेल हैं, 8वीं पास हैं, 6ठी फेल हैं, 5वीं फेल हैं, किसी का कुछ नहीं पता है। और तो और जदयू के एक मंत्री हैं, एक एमएलसी हैं, प्रवक्ता भी हैं, अक्सर हमारे साथ टीवी पे आते हैं, वो कह रहे हैं कि साहब भाजपा में तो ऐसे लोगों की भरमार है। वो कह रहे हैं वो किसी ने महिला कॉलेज से ही डिग्री ले ली है, 7वां अजूबा और फिर वो 8वां भी और 9वां भी, सारे भाजपा में। जो भाजपा शिक्षा की अलख जगाता था, पार्टी विद डिफरेंस कहने वाली पार्टी, ऐसे लोगों को मंत्री बनाकर बैठी रही और इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से खामोश रहा। पता नहीं कौन सी कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी से डिग्री, हम तो वेबसाइट पे देख रहे थे, सुना अभी नई नई वेबसाइट बनी है उस यूनिवर्सिटी की। वो यूनिवर्सिटी कहती है ना हमारी दीवारें हैं ना छत है, और वहां से डीलिट लेकर महाराज जो हैं वो पटना में घूम रहे हैं लिट्टी चोखा खाते हुए। बड़ा गजब है भाई। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा तो दिलवा ही नहीं पाए पटना को, ना विशेष राज्य का दर्जा दिलवा पाए, अमेरिका से डीलिट ले आए हैं। मतलब गजब है नहीं? एक्शन होना चाहिए। अगर भारतीय लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो बिहार जैसे प्रांत में ऐसे मंत्रियों की जगह नहीं होनी चाहिए। जो लोग दूसरे नेताओं के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर सवाल उठाते हैं, उनको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि उनकी कैसी स्थिति है और क्या संदेश आप बिहार के लिए देना चाहते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है कि शिक्षा की बदहाली से जुड़ा हुआ हजारों स्कूल तो बंद हुए ही। राजेश राठौड़ जी ने, अभय जी ने आपको तमाम आंकड़े दिए ही होंगे, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यहां पर पेपर लीक होना एक आम बात हो गई है। और तो और जो सेंट्रल एजेंसीज के पेपर्स हैं उनके भी तार बिहार में जुड़े हुए अक्सर पाए जाते हैं। इसका क्या कारण है? क्या 20 साल में आप कानून व्यवस्था के साथ साथ आपने जो पेपर का मामला है उसको भी आप बचा नहीं पाए हैं क्या? दूसरों पर आप जंगल राज के आरोप लगाते हैं, आप पेपर जो बच्चों के हैं उनको बचा नहीं पाते हैं। एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है दिल्ली और पटना महिलाओं की सुरक्षा के मामले में सबसे वर्स्ट है। 1000 के करीब डेली एफआईआर, क्रिमिनल एफआईआर दर्ज होती हैं बिहार के अंदर, और आप आरोप दूसरों के ऊपर लगाते हैं। एसआईआर के माध्यम से इससे बड़ा कोई वोट चोरी का सबूत नहीं हो सकता, इससे बड़ा लोकतंत्र का कोई भी जंगल राज नहीं हो सकता, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में एसआईआर की प्रक्रिया हुई है। शिक्षा की बदहाली का आपके यहां यह हाल है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जिसको कहते हैं वो नेशनल एवरेज से लगभग 11-12% कम है। ड्रॉप आउट लगभग 20% नेशनल एवरेज से ज्यादा है। हायर एजुकेशन में जो 18 से 23 साल की उम्र है उसमें अगर आप देखें तो वो काफी कम है। कितने बच्चे हायर एजुकेशन में जाकर एनरोल होते हैं? कॉलेजों की संख्या जिस तरह से पूरे देश के अंदर 1 लाख के ऊपर जो कॉलेज होने चाहिए उस एवरेज से लगभग 1/4 है, 25% है। तो आपने 20 साल में क्या किया? ये हमारा दूसरा सवाल है आज की श्रृंखला में कि शिक्षा की बदहाली करके आप बिहार को विकसित कैसे बना सकते हैं। और इसी के साथ जुड़ा हुआ हमारा प्रश्न है कि लगभग 1 दर्जन पेपर आउट हुए हैं पिछले कुछ वर्षों में, देखें तो 1 दर्जन, और केवल यहां के नहीं, चाहे वो एसएससी हो चाहे यूपीएससी हो, क्योंकि पटना जो है हमेशा से एसएससी और यूपीएससी के बच्चों का तैयारी करने का एक गढ़ रहा है। आज हालत यह है कि एसएससी और यूपीएससी दोनों ही
आरएसएस के माफियाओं के कब्जे में। मैं अपना वाक्य रिपीट करता हूं, आरएसएस के शिक्षा के माफियाओं के कब्जे में, दोनों। एसएससी में जब बच्चे अपना न्याय मांगने जाते हैं तो इतना लाठी चार्ज होता है कि मार मार के बच्चों का, बेचारों का पिछवाड़ा लाल कर दिया जाता है। और ये काम 2017 से शुरू हुआ था। 2017 में एसएससी का पहला पेपर आउट हुआ था, जिसमें लाखों बच्चे एसएससी के बाहर धरना देने के लिए बैठे थे। और यूपीएससी का तो पूछिए ही मत। एक मामला उठा था, महाराष्ट्र में एक आईएएस बनी थी लड़की, याद होगा आप लोगों को। वो किसने बनाई थी, कौन कौन से तरीकों से नाम बदलकर, एज बदलकर, डिग्री बदलकर आप यूपीएससी में लोगों को घुसा रहे हैं। एक चेयरमैन साहब आए थे, उनका नाम था मनोज सोनी, मैं नाम ले रहा हूं, मनोज सोनी, गुजरात से आते हैं, सब वहीं की पैदाइश होते हैं। गुजरात से चले वो, एक वहाँ यूनिवर्सिटी थी अहमदाबाद में, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी, वहीं पे कहीं वो छोटे मोटे क्लर्क से थोड़े ऊपर थे वो। उनको जैसे तैसे करके गुजरात पीएससी का मेंबर बनाया, फिर वहीं चेयरमैन बनाया, फिर वहीं पर उनको यहाँ यूपीएससी ले आए। और जब सारा घोटाला गबन पकड़ा गया तो रिजाइन करके भाग गए। और दुर्भाग्य देखिए देश का, यूपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था, राष्ट्रपति महोदया 15 दिन में रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करती हैं और वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं। कितना यूपीएससी का और यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों का नुकसान करके गए होंगे, आप सोच नहीं सकते हैं। और यहां तो पेपरों की बोली लगती है, नीट का पेपर 10 लाख में, फलाना पेपर 20 लाख में, वो 30 लाख में। यहां तो मंत्री ही असिस्टेंट प्रोफेसर बनते घूम रहे हैं। वो अशोक चौधरी साहब पता नहीं रातों रात कहां नौकरी मिल गई उनको। बच्चे सड़कों पर घूम रहे हैं, मंत्रियों को नौकरी मिल रही है। तो शिक्षा हो और चाहे रोजगार से जुड़ी हुई तमाम चीजें हों, बिहार के तमाम सोशल इंडिकेटर्स ये बताते हैं कि इन्होंने बहुत योजनाबद्ध तरीके से बिहार का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालत यह है कि चाहे वो सिपाही का पेपर हो और चाहे बीपीएससी के पेपर हो, चाहे वो असिस्टेंट कलेक्टर बनने का पेपर हो, चाहे एसएससी हो और चाहे यूपीएससी हो, क्योंकि आरएसएस कभी भी चाहती ही नहीं है, उसकी डीएनए में ही नहीं है कि लोग देश के पढ़ें। आरएसएस के डीएनए में ही नहीं है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर लोग नौकरी पर जाएं। अगर ऐसा होगा तो फिर उनका एजेंडा कौन चलाएगा? आरएसएस कहती है 5 किलो राशन दे दो, शौचालय बनवा दो, दिल और दिमाग पर ताला लगवा दो जनता के। यह आरएसएस का मूल फार्मूला है। आरएसएस ने हमेशा से स्वतंत्रता आंदोलन से पहले से शिक्षा के ऊपर हमेशा प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो गोबर की पुताई से वो टेम्परेचर डाउन करना चाहते हैं। ये आरएसएस की सोच है, हमारी नहीं है। क्या करें? जिस तरह से हिंदी मीडियम में एमबीबीएस कराएंगे, सैकड़ों करोड़ रुपया गबन कर जाएंगे, उसके बाद एक बच्चा उसमें एडमिशन नहीं लेगा, लेकिन हेडलाइंस बनाएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का आता पता नहीं है, कहां चली गई है वो। पूरी शिक्षा व्यवस्था का जिस तरह से इन्होंने बेड़ा गर्क किया है, हमारे 2-3 में समअप करता हूं। 2-3 मूल सवाल हैं। पहला सवाल है कि धर्मेंद्र प्रधान, जिनके ऊपर नीट एग्जाम के उनके रहते हुए तमाम आरोप लगे मंत्रालय के ऊपर, उनको बिहार का प्रभारी बनाकर बीजेपी क्या संदेश देना चाहती है? दूसरा सवाल कि आज तक इतने पेपर लीक हुए, उनमें कौन दोषी था, उन पर क्या क्या कार्रवाई हुई? तीसरा सवाल कि तमाम जो टेस्टिंग एजेंसीज हैं, यूपीएससी, एसएससी, इनसे सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान होता है तो बिहार के युवाओं का होता है। बिहार से पलायन का मूल कारण ही यह है कि यहां पर उनको रोजगार नहीं मिल पाता है। यह हमारे मूल सवाल हैं। भारतीय जनता पार्टी इन सवालों का उत्तर दे और हम चाहेंगे कि हमने सीधे सवाल पूछे हैं, वो लोग सीधे उत्तर इनका दें। अब आपके तमाम सवाल सादर आमंत्रित हैं। 4 अगस्त 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पे पोस्ट किया था और कहा था कि बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 4 का आयोजन होगा, बिहार के बच्चों को मौका मिलेगा। 2 महीने बीत गए, आज चुनाव
4 रुपए में पेश किया था, डीआरई कोड का विज्ञापन नहीं आया है, क्या ये मुद्दा आपको उठाने जा रहे हैं? देखिए, बिहार के अंदर जब भी युवाओं ने अपना हक मांगा है तो लाठी चार्ज से उनको उत्तर मिला है। बिहार पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा बच्चे यहाँ से पढ़ लिख कर आगे बढ़ते हैं, तो स्वाभाविक है कि नौकरी की डिमांड भी करेंगे। अब आपने टीचर्स परीक्षा की बात की, तो आप ये बहुत चालाक लोग हैं। 2014 में इनकी सरकार आई थी। टीचर्स के लिए एक डिग्री होती है बीएड, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन। बीएड पहले 1 साल की होती थी। आप लोगों को याद होगा 2015 में इन्होंने बीएड 2 साल की कर दी। कारण क्या था? आज तक कोई सिलेबस नहीं बना 2 साल का, कुछ नहीं किया, केवल इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा यूथ 2 साल तक वहीं बिजी रहे। 1 साल में बाहर निकलेगा तो निकल के नौकरी मांगेगा। नौकरी देनी नहीं हमें कॉन्ट्रैक्ट पे रखना है, हमें संविदा पे रखना है, हमें नौकरी तो देनी नहीं। बीजेपी का ये फार्मूला है, ये गुजरात मॉडल है। और ये गुजरात मॉडल अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से शुरू हुआ था। आईएएस पीसीएस के अलावा सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे है। वहां 2-4 अधिकारी आरएसएस के पिट्ठू बैठे हुए हैं, वो केवल पूरे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को चलाते हैं। एक रिटायर्ड अधिकारी हैं, वो चलाते हैं। वही मॉडल ये पूरे देश में अप्लाई करना चाहते हैं। हम पुरजोर तरीके से इस मांग को उठाते हैं कि जो जो आपने वादे किए थे उनको पूरा कीजिए। लेकिन अब दुर्भाग्य है कि अब तो इनके जाने वाले का समय आ गया। नीतीश जी भी जाएंगे, भाजपा भी जाएगी, और यही कारण है कि उनको पता चल गया है कि हम जा रहे हैं। तो पहले वो एसआईआर का लेकर आए कि किसी तरह से वोट चोरी करके हम जुगाड़ कुट बैठा लें। अब वो नहीं चल पाया तो सोचा भाई अब क्या करें, अडानी को 1000 एकड़ जमीन दो, पैसे लो, इधर से लो पैसे, उधर से लो, और 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में डाल दो, युवाओं को 1000-1000 रुपए दे दो। मतलब बिहार की भूमि, बिहार की मिट्टी और बिहार की महिलाओं को, उनकी सोच को इतना कमतर करके बीजेपी आंक रही है कि वो पैसे देके, पैसे बांट के वो वोट लेना चाहती है। बिहार की महिला हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहे, वो सबसे पहला काम करती है, चाहे वो शाम को खाना नहीं खाएगी, वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती है। मैं बड़े गर्व से कहना चाहता हूं, मैं जिस भी प्रांत से आता हूं, बिहार की महिलाओं में ये गुण हमेशा से मैंने देखा है। बिहार की महिलाओं को बीजेपी कमतर करके आंक रही है। वो चाहते हैं कि इस तरह से वोट मिल जाए। हम इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएंगे, क्योंकि शिक्षक ही समाज का और राष्ट्र का निर्माता होता है। शिक्षकों की ज्यादा से ज्यादा भर्ती होनी चाहिए। देखिए, मेरे उठाने से नहीं उठाने से, देखिए मुझे लगता है कि फाइलें तो आरएसएस के लोग ही डील करते होंगे। हर मंत्रालय में एक आध आदमी बैठा रखा है उन्होंने अनऑफिशियली। मंत्रियों के पास कोई पावर नहीं होती जहां बीजेपी की सरकार होती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री देख लीजिए ना, वो रामलीलाओं के और उनके उद्घाटन करने के अलावा कोई काम ही नहीं करती हैं। वो रील बनवा लेती हैं, 5-6 कैमरामैन साथ चलते हैं। कोई अचीवमेंट बताइए आप। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? कई भाइयों को नाम का ही नहीं पता होगा। पता है आपको कौन है? बहुत देश में ऐसे लीडर्स हैं जिनका नाम ही नहीं पता होगा बीजेपी। जब आधा कोरोना चला गया था तो लेबर मिनिस्टर का नाम नहीं पता था। जब लेबर पलायन कर रही थी हिंदुस्तान में, लेबर मिनिस्टर कौन है कई प्रवक्ताओं से पूछा, नहीं पता था। तो ये बीजेपी का मॉडल है। पीएमओ देश चलाएगा, सीएमओ में बैठे हुए कुछ अधिकारी उनके जो हैं वो राज्य को चलाएंगे, और मंत्रालय में कुछ आरएसएस के लोग बैठकर मंत्रालय चलाएंगे। तो उनका कसूर नहीं है। यथा राजा तथा प्रजा वाली सिचुएशन है कि जैसे वो खुद दिल्ली में हैं वैसे ही लोगों को मंत्री बनाते हैं। बात मुद्दे की है कि तेजस्वी जी ने स्वयं अपनी शिक्षा के बारे में हमेशा कहा है कि भाई मैं जो भी पास हूं, मैं 8वीं पास हूं, मैं 9वीं पास हूं, मैं 10वीं पास हूं, मेरे पास कम से कम फर्जी डिग्रियां तो नहीं है। ये बात तो ओपन मंच से मैंने कई बार उनको सुना है कि जो है वो सामने। के कामराज भी 5वीं पास थे, लेकिन वो तमिलनाडु के लिए ऐसी मॉडल्स लेकर आए,
खाने के और मिड डे मील उस समय पर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और भारत रत्न मिला उनको। कई बार परिस्थितियां शिक्षा नहीं दे पाती हैं, लेकिन फर्जी डिग्री लेकर एंटायर पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी बनना वो ज्यादा दुखद है अपनी वास्तविकता सच्चाई बताने के लिए। इलेक्शन कमीशन भी अब थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। सर, आपने तमाम खामियां बिहार की गिनाई, लेकिन एनडीए सरकार ने आज पटना को मेट्रो दिया है, दिल्ली की मेट्रो दिया, राजगीर में स्टेडियम बना है, तो ये सारी विकास का व्यवस्था। नहीं, देखिए, मैंने सबसे पहली चीज तो बिहार की कमियां नहीं गिनाई। मैं आपके वाक्य को ठीक करना चाहूंगा। मैंने बिहार की सरकार की कमियां गिनाई, बिहार के मिस गवर्नेंस को बताया, बिहार के नेताओं की डिग्री के बारे में बात की मैंने। अब बात आती है मेट्रो की। 4 घंटे पहले मेट्रो याद आई इनको। मतलब 20 साल से बैठे हुए थे। अगर मेट्रो के मामले में सबसे पिछड़े हुए 2 शहर हैं तो पहले का नाम अहमदाबाद है और दूसरे का पटना है। अहमदाबाद का मेट्रो का प्लान सबसे फिसड्डी चला है और दूसरा पटना है। आप 4 किलोमीटर 2 किलोमीटर मेट्रो का उद्घाटन करके आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पटना का अपमान है कि 20 साल तक आपको चीजें याद नहीं आई। बनारस में आप 700-800 करोड़ रोपवे के लिए लगा सकते हैं, क्योंकि वहां आपको वोट चोरी से सरकार बनानी है, अपना सांसद क्षेत्र आपका है। पटना ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि 20 साल तक आपको याद नहीं आई पटना की? आज आपको याद आ रही है। आपको पैसे भी बांटने अभी याद आ रहे, सब कुछ अभी याद आ रहा है। आप मंच पर बैठ के ऐसे ऐसे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? ये नौटंकी आप नहीं चला सकते। सरकार छोड़ दीजिए, रिजाइन कर दीजिए। सृजन घोटाले में कुछ नहीं होगा। अब तो उम्र हो गई आपकी 70-72। जज भी सोचेगा आप कितने दिन के लिए जेल में भेजूं, वो भी दया करेगा। छोड़ दीजिए सत्ता वत्ता, आपको खुद छोड़ देनी चाहिए। देखिए, इलेक्शन कमीशन को ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या करना है वो इलेक्शन कमीशन तय करे। मैं तो कहता हूं कि बिल्कुल सही जो वोटर है वो वोट डाले, ये सुनिश्चित होना चाहिए। तरीका इलेक्शन कमीशन को इजाद करना है। बीजेपी वालों को ट्रांसपेरेंसी से कोई मतलब नहीं। उनको तो बुरखा शब्द इस्तेमाल करके हिंदू मुसलमान कैसे किया जाए, उनका मकसद ये है। और मैं उनके उस जाल में नहीं पड़ना चाहता। मैं तो ये पूछ रहा हूं, घुसपैठिए कितने आए, इलेक्शन कमीशन बताए ना। ये बीजेपी वाले एक चिट्ठी लिखें। वो अमित शाह का सारा एजेंडा इन्होंने इलेक्शन कमीशन वालों ने ध्वस्त कर दिया। वो झारखंड में भी घुसपैठिए पीछे पीछे लेके गए थे। अमित शाह आगे आगे चलते हैं, घुसपैठिए पीछे पीछे चलते हैं। फिर दिल्ली का चुनाव आया, फिर घुसपैठिए सारे दिल्ली चले गए थे। अब वो अमित शाह जी आए, बीजेपी ने घुसपैठिया मुद्दा बनाया इतनी मेहनत करके, और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 800 ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने विदेशी होने का, लगभग 872 कि विदेशी होने का उन्होंने अपना कुछ, उनमें से कुछ ने खुद कैंसिल किया है कि हमारा वोट काट दीजिए, हम विदेशी हैं। कुछों का दूसरी जगह बना हुआ था। तो लगभग 700-800 विदेशियों के बारे में चर्चा हुई है, जो रिपोर्ट है। लेकिन दुर्भाग्य है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी पीतांबर रंग की बिल्कुल टाई वाई लगा के आए थे वो कल पटना में, देखा होगा आप लोगों ने। एक सवाल का जवाब सीधे सीधे नहीं दिखा, लेकिन उनके चेहरे पे जो चमक थी वो बता रही थी कि घपला करने में कहीं ना कहीं सफल हो गए। बड़े खिलखिला रहे थे। लेकिन बिहार की जनता उनसे ज्यादा चिंतन और मनन के साथ वोट डालेगी। एक एक बूथ पे हम मुस्तैदी से चुनाव लड़ेंगे, वोट चोरी नहीं होने देंगे। देखिए, जब गठबंधन सरकारें बनती हैं, प्री अलायंस होते हैं, गठबंधन के साथ चुनाव लड़े जाते हैं, तो हर पार्टी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें हर पार्टी को मिले। चाहे वो मांझी जी 22 सीट मांगते हों, चाहे पासवान जी ज्यादा सीट मांगते हों, चाहे हमारे गठबंधन की बात हो, सभी चाहते हैं कि वे ज्यादा से ज्यादा सीटें हमें मिलें। उसमें यह भी देखा जाता है कि हमारे पास कौन सा कैंडिडेट मजबूत है, अलायंस पार्टनर के पास कौन सा कैंडिडेट मजबूत है, बाकी समीकरण जीतने के लिए कौन से हैं।
तमाम चर्चाएं हमारी हो रही हैं और आज इलेक्शन कमीशन इलेक्शन अनाउंस करेगा। वो कितने फेज में चुनाव कराता है, कैसे कराता है, उसके ऊपर एक बार सामने पिक्चर क्लियर होगी। वैसे मैक्सिमम हमारा होमवर्क हो चुका है, कहीं पर किसी तरह का कोई संशय नहीं है, कोई विवाद नहीं है। हमारे पास बस थोड़ा सा ये है कि एनडीए के एक दो छोटे घटक दलों से हमारी बातचीत चल रही है। हो सकता है कि कुछ जगह पर उनको एडजस्ट करना पड़े हमें, तो उस वजह से 2-4 दिन डिले हो सकता है, लेकिन बाकी हमारी पूरी तैयारी है। कई लोगों ने चिराग जी के यहाँ से भी व्यक्तिगत तौर पर मैं कह रहा हूँ अप्रोच किया था। वो लोग वहाँ पर बड़े निराश हैं, परेशान हैं, इस वजह से भी थोड़ा सा एक डिले हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मांझी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाषण दिया कि मुझे 22 सीट चाहिए, मुझे स्टेट इलेक्शन कमीशन का अपना वोट परसेंटेज बढ़ाना है स्टेट पार्टी के लिए, उनकी भाषा आप सुनिए ना, वो बीजेपी की भाषा तो है नहीं। तो हो सकता हमारे संपर्क में हो वो, आप निश्चिंत रहिए, जल्दी उस पर भी पिक्चर क्लियर करेंगे।